दोस्तों, ये है हमारा अडानी ग्रुप और ये है टाटा ग्रुप। दोनों के दोनों न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस में घुसना चाह रहे हैं। इनफैक्ट दोनों ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स भी कर दी हैं एंड दोनों इस पे पैसा लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन दोनों ने बिल्कुल अलग लाइनें पकड़ी हैं एंड रिजल्ट इज हमारा जो प्राइवेट न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा स्पेस है, जो बाय द वे पिछले साल ही हमारी सरकार ने खोला है, उसमें ऑलरेडी एक बड़ी सारी बाउंड्री बन चुकी है, एक दरार बन चुकी है और लगभग कोई भी इसके ऊपर आखिर बात नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको भी इसके बारे में पता जरूर चले, क्योंकि जो दरार है ये इस बारे में है कि कौन बड़े रिएक्टर्स पे दाव लगाना चाहता है और कौन छोटे रिएक्टर्स पे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉस दोनों का मार्केट दिन रात का अलग है, दोनों बनाना बिल्कुल अलग गेम है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, थोड़ी सी बोरिंग चीज भी लग सकती है, लेकिन इसमें इंडिया के आने वाले 20 से 25 या शायद 50 साल की एनर्जी पॉलिसी छुपी हुई है। एंड बाय द वे, मैंने बात जरूर टाटा और अडानी से शुरू की है, बट यहाँ पे एक और तीसरा प्लेयर भी है। और यहीं पे आता है असली सवाल कि यार तीन बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स अलग अलग साइड को क्यों चुन रहे हैं। एक बात कहूं मैं आपको, इसके पीछे जो पैटर्न है ना, वो सच्ची में बड़ा ही फैसिनेटिंग है। इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए पिछले साल खोला और कुछ ही महीनों के अंदर देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स अपनी अपनी बेट लगाना शुरू कर चुके हैं। वो इसके लिए प्लान्स बना रहे हैं एंड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर, ये जितने भी बेट्स हैं ये सब के सब विनर बेट्स निकल सकते हैं, इररिस्पेक्टिव वो बड़े प्लान्स लगाते हैं या फिर छोटे वाले। बट चलो और डिटेल में इसको जरा समझते हैं। एक तरफ है आपके बड़े रिएक्टर्स वाले, जैसे कि अडानी ग्रुप। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यार हम तो बड़े कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, हम 10 गीगावाट की कैपेसिटी लाके खड़ी कर देंगे 2035 तक, लेकिन हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स में नहीं घुसेंगे, उसमें हमारा मजा नहीं है। मतलब एक ही जगह पे बड़े बड़े प्लांट्स लगाएंगे, कई सारे रिएक्टर्स खड़े करेंगे, जिनसे पूरे के पूरे बड़े बड़े शहरों की जो नीड है वो भी पूरी तरह से मीट हो सके, उस लेवल के प्लांट्स। और यहीं पे आता है जो दूसरी वाली साइड है, जिसमें कौन से हैं? SMR वाले। SMR मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, नाम एग्जैक्टली वही है जो कि ये चीज भी है, एक कॉम्पैक्ट फैक्ट्री में बना हुआ छोटा सा रिएक्टर। सोचो जरा, रेडीमेड प्लग एंड प्ले वाले रिएक्टर्स जो कि इतना ज्यादा समय नहीं लेते बनने में, लेकिन ऑफ कोर्स उतना ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होते, उतनी ज्यादा पावर भी जनरेट नहीं करते, लेकिन हाईली रिलायबल न्यूक्लियर है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूआंसेस हैं, जैसे जो बड़ा वाला प्लांट होता है ना, उसको चाहिए हजारों एकड़ की जमीन, एक बड़ी सारी नदी और एक अलग टाउनशिप। और यही जो आपके SMRs होते हैं, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, वो इतने छोटे होते हैं कि उसे आप सीधे किसी भी स्टील प्लांट या फिर एल्यूमिनियम की फैक्ट्री के बगल में लगा सकते हैं। सोचिए जरा, फैक्ट्री को अपनी खुद की बिजली अपने ही कैंपस में बिना किसी ग्रिड के मिलने लग जाए। इंडिया का अपना खुद का इसका एक वर्जन है जिसको बोलते हैं भारत स्मॉल रिएक्टर। ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि अपने आप में 220 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आउटपुट के तौर पर इसका की डिफरेंस देखें, वो आप समझ चुके होंगे कि यार बड़े रिएक्टर्स पूरे के पूरे शहर की नीड्स को मीट करते हैं, पर जो छोटे रिएक्टर्स होते हैं SMRs, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की नीड्स को मीट करने के लिए डिजाइंड है। और यहीं पे आते हैं हमारे टाटा ग्रुप वाले, जो कि ये जो हमारे SMRs का पूरा प्रोजेक्ट है उसमें इंटरेस्टेड है। टाटाज ने ऑलरेडी बोला है कि यार हम ऐसे 2 रिएक्टर्स तो मिनिमम बना के शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग ऑलरेडी मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा की गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं। मीडिया की माने तो शायद कुछ और स्टेट्स भी है जिनसे बातचीत हो रही है, जिनके नाम अभी बाहर निकल के नहीं आए हैं। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना नया इंडस्ट्री यहाँ पे खुलने जा रहा है, तो मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें इंटरेस्टेड भी है कि यार ये वाले जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं ना, ये हमारे स्टेट में शुरू होना चाहिए, हमारे यहाँ लगना चाहिए। बट जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यार ये बात खाली अडानी एंड टाटास की नहीं है, एक और प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट है जो कि इस चीज के ऊपर बड़ी बेट लेना चाहता है। वो कौन है? जिंदल ग्रुप। लेकिन जिंदल ग्रुप ने क्या बोला है कि यार हम तो दोनों करना चाहते हैं, लिटरली दोनों। तो जैसे अडानी ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले 10 साल के अंदर हमारी 10 गीगावाट की कैपेसिटी लाइव होगी, वैसे ही जिंदल वालों ने अनाउंस कर दिया है कि यार आने वाले 20 साल के अंदर हमारे 18 गीगावाट टोटल लाइव हम कर देंगे। बड़े रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, सब कुछ मिला मिलू के हम वहां तक पहुंचेंगे। जैसे जैसे हर टेक्नोलॉजी रेडी होगी, हम हर एक पे खेलना चाहते हैं, हर एक पे पैसा लगाना चाहते हैं। ये है जिंदल वालों का कहना। और इन सब के रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास 3 बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ। एक को खाली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, एक को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं और एक को दोनों ही करने हैं। अडानी वाले कह रहे हैं कि मैं एक ही जगह पे अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाना चाहता हूं। टाटा वाले कह रहे हैं मैं छोटे छोटे यूनिट्स कई जगह लगाना चाहता हूं। और जिंदल वाले कह रहे हैं कि मैं दोनों करना चाहता हूं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पहले ज्यादा बेटर रिटर्न देगी मैं उसमें पहले घुस जाऊंगा। तीनों के पास गहरी जेब है, पैसे हैं और दाव लगाने का कॉन्फिडेंस भी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का बड़ा एक्सपीरियंस भी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग भी है, कि ये लोग एक दूसरे की नकल नहीं कर रहे हैं। हर कोई अपनी सोच के हिसाब से अपना एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसके ऊपर अपना पैसा लगा रहा है। अब ये मैटर क्यों करता है भला? क्योंकि इंडिया का अपना टारगेट क्या है? 100 गीगावाट बाय 2047। ये है बड़ा टारगेट।
याद रखिए, इंडिया खुद आज के इन 8.8 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी पे बैठा है। हमारे अपना कैपेसिटी जम के हम एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100 गीगावाट तक जाना मतलब आज से लगभग 11 गुना कैपेसिटी को इंस्टॉल करना। इसमें कितना ज्यादा पैसा लगेगा आप जरा सोच के देखिए। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे घुसना एक बहुत बड़ा हेल्पिंग फैक्टर बन जाता है। और इतना बड़ा टारगेट अचीव करना ये सिर्फ बड़े रिएक्टर्स उससे नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बड़े रिएक्टर में 10 साल लगते हैं और उसके लिए नीड्स भी बहुत सारी हैं, जो कि हर जगह मीट हो वो जरूरी नहीं है। तो इसी बात पे आप जरा एक सेकंड के लिए मेरे साथ ठहरिए और जरा सोच के देखो, जो बड़े रिएक्टर्स होते हैं वो हमें स्केल लाके देते हैं, लेकिन उन्हें बनाने में 10 साल तो कहीं नहीं गए, आराम से लग जाते हैं पूरे के पूरे प्लांट को रेडी होने में। और एक ही जगह पे बहुत सारी जमीन, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। सोच के देखो, एक बड़े रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पूरी की पूरी नदी चाहिए होती है, हजारों एकड़ जमीन लगती है। ये हर जगह नहीं पॉसिबल है। प्लस आपको इंश्योर करना है जहां पे प्लांट लग रहा है उससे दूर दूर तक वहां पे हैबिटेट्स ना हो, वहां पे ज्यादा लोग ना रहते हो। इसका मतलब ये सब कुछ मुंबई या दिल्ली के बगल में तो पॉसिबल ही नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते हो। उसके लिए आपको दूर कहीं कोई खाली जगह ढूंढनी पड़ेगी जो कि पानी के पास भी हो। बहुत सारी लिमिटेशंस यहाँ पे अपने आप आ जाती हैं। और वहीं जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं वो हमें स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कंजम्पशन सेंटर के पास भी होते हैं, लेकिन कॉमर्शियल स्केल पे दुनिया में कहीं भी अभी तक ये प्रूवन नहीं है। ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी जो बेट है ये सिर्फ उसे गवर्नमेंट सपोर्ट पे हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज पूरी दुनिया में इस लेवल के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को प्राइवेट सेक्टर ने कभी स्केल किया नहीं आज तक। और यहीं पे क्लिक होता है एक सिंपल सा पॉइंट कि यार दोनों ही रास्तों में रियल रिस्क है बहुत ज्यादा। बड़े रिएक्टर्स का जो दाव है दैट इज एग्जीक्यूशन एट अ वेरी वेरी बिग स्केल। मतलब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी चलेगी या नहीं चलेगी। इतना पैसा अगर कोई अपनी जेब से लगा रहा है तो उन्हें टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया होगा कि कहां से आएगी, कैसे आएगी। बट सवाल ये है कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइम पे, बजट में सब कुछ बन पाएगा या नहीं। सिमिलरली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे जो बेट है ये एक टेक्नोलॉजी का बेट है जो कि अभी तक साबित नहीं हुई है, स्केल पे इसको डिप्लॉय करके किसी ने अभी तक देखा नहीं है। यहां सवाल उठता है, बनाना आसान है पर क्या ये कॉमर्शियली स्केल पे वायबल हो पाएगा या नहीं। और इसी के साथ दो चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो टाटास हो, चाहे वो जिंदल्स हो, तीनों इस सेक्टर के अंदर घुस के एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। बट ऑफ कोर्स ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं शायद जो कि इतनी बड़ी बेट्स लेने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और मैं इस बात पे इतना वजन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि एक ऐसी लग्जरी है जो कि शायद ज्यादातर देश तो अफोर्ड भी ना कर पाए। इनफैक्ट ज्यादातर देशों के लिए एक ऐसा प्लेयर निकल जाए वही बड़ी बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास 3 है तो हमें खुश होना चाहिए, हमारे पास तो 30 होने चाहिए, शायद 300 चाहिए, लेकिन स्टिल कम से कम 3 है आज की, वो अपने आप में अच्छी बात है, राइट। फ्रांस के हिसाब से देखो, उन्होंने इतने दशकों से वहां पे पूरा काम किया, लेकिन उनके पास इसके कितने प्लेयर हैं, एक। और बात यही खत्म नहीं होती है, आज के दिन अमेरिका और कई बड़े बड़े देश एसएमआर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि बड़े रिएक्टर्स उनको बहुत ज्यादा महंगे पड़ते हैं, स्लो होता है उसका कंस्ट्रक्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल जो इतने ज्यादा डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज जो अब हर कोई अपने लगाने की कोशिश कर रहा है, चाइना +1 के फैक्टर के कारण लोग चाइना से निकलने की जो कोशिश कर रहे हैं, सबके लिए जो एनर्जी नीड्स हैं ये लोग एसएमआर के ऊपर बेट ले रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हर देश ऐसी सिचुएशन में यूजुअली एक रास्ते को चुनता है और उसी पे फिर रहता है। हम इंडियंस यहाँ पे 2 रास्तों पे एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जम के, पब्लिक सेक्टर की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी अभी हमने बात की उसमें हमने एनटीपीसी का नाम नहीं लिया, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन अभी तक वो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर नहीं था, और अब वो अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर रहा है राजस्थान के माही बंसवाड़ा के अंदर। बट हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, मेरे हिसाब से लंबी दौड़ में एसएमआर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग बेट हो सकते हैं। वाई? क्योंकि छोटे हैं, बहुत जल्दी बनते हैं एंड इंडस्ट्रीज के बिल्कुल पास लगेंगे। मतलब आपको उसके लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पे बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद ना करना पड़े। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि यार बड़े रिएक्टर्स के बिना 100 गीगावाट की कैपेसिटी हम ऐसे नहीं अचीव कर सकते। आप कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। अगर आपको इन दोनों में से किसी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो कौन सा है, क्यों है, मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों यहाँ पे शायद सीखने के लिए बैठे हैं। बट फिलहाल के लिए मैं वापस आपको शुरुआत में लेके जाना चाहूंगा। याद है मैंने एक सवाल पूछा था कि यार ये चुपचाप जो दरार बन रही है ऐसा क्यों है। अब पूरी की पूरी तस्वीर एक साथ आप देख सकते हो। ये दरार सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये 2 अलग अलग सोच की है कि यार इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करने वाला है। एक कहता है कि यार बड़ा सोचो, एक जगह पूरी ताकत, बड़े बड़े प्लांट्स। दूसरा कहता है कि छोटा सोचो लेकिन तेज सोचो, जल्दी जल्दी जो एग्जीक्यूट हो सके। और इंडिया ने कहीं ना कहीं एक को नहीं बल्कि दोनों को चुना है। उसने कहा है कि दोनों बनाओ, हम दोनों पे पैसा लगाते हैं, दोनों करके दिखाते हैं। एंड मैं तो यही कहूंगा कि सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यार पैसा हम टैक्स पेयर का नहीं लग रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज अपना खुद का पैसा लगा रही हैं और उसके ऊपर पूरा बेट लग रहा है। और ये अगर चलता है तो जीत हम सब की होगी। बाकी हमने अभी तक जो कुछ भी यहाँ पे सीखा या फिर एक्सप्लोर किया, उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल बनता है, ये सारे जो रिएक्टर्स चलेंगे ये आखिर किस फ्यूल पे चलेंगे, और वो फ्यूल इंडिया के पास है या नहीं है।
नहीं है तो कहां से आएगा, उसके लिए क्या डील्स हम साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल हॉटपॉट बन जाता है। और ऑफ कोर्स वो जियोपॉलिटिक्स का जो असर है वो इन सारी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो अडानी ग्रुप वाले हो, टाटा वाले हो या जिंदल वाले हो, या फिर कोई और कंपनी हो जो कि आने वाले समय में इसके अंदर घुसेगी, या फिर वो एनटीपीसी वाले जो ऑलरेडी इसके अंदर घुस चुके हैं। तो वो कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्या आप उसके ऊपर डीप डाइव चाहते हैं, एंड हम उसके ऊपर काम जल्दी शुरू कर देंगे। बट फिलहाल के लिए आज का डीप डाइव यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो को अपने सर्कल्स में शेयर जरूर करना। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा और हम फिर मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.